वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। सो आज हम लोग 3 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे इस क्लास में। विल कवर 3 एडिटोरियल्स इन दिस क्लास, और ये एडिटोरियल्स रहेगा सितंबर 2025। तो ये सितंबर चल रहा है, इसका 3 एडिटोरियल्स को हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, ये एडिटोरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स के लिए, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। एट द सेम टाइम बीपीएससी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं ठीक से। So the first editorials of the day is famine declared in Gaza by the United Nations. The world is unmoved except tokenism. इसका मतलब क्या हुआ जी? वेस्ट एशिया में गाजा जो पट्टी है, गाजा जो लैंड है, पहला स्टेट बना है, पहला कंट्री बना है जहां पे फेमिन डिक्लेयर हुआ है। और दुनिया को कोई फर्क नहीं है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस केवल एक ह्यूमैनिटेरियन के नाम पे केवल एक टोकनिज्म प्रोवाइड किया जा रहा है, केवल थोड़ा सा रिलीफ फंड दिया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से फेल है जी। 2 साल होने जा रहा है, जिस हिसाब से गाजा के ऊपर आक्रमण हुआ इजराइल का, 2 साल हो गया। और 2 साल में पूरी तरीके से गाजा तबाह हो गया, इतना तबाह हो गया कि यहाँ पे अभी फेमिन डिक्लेयर किया गया है। सो लेट्स बिगिन दिस एडिटोरियल, द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे। और इसका सिलेबस देखा जाए यूपीएससी का, तो यूपीएससी का यदि सिलेबस देखा जाए तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन प्लस जीएस पेपर 1 सोशल जस्टिस ऑल्सो, तो 2 टॉपिक से मैच कर जाएगा जी। इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 1 ऑफ सोशल जस्टिस। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एडिटोरियल। सो यस, एज यू कैन सी, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया, कहाँ पे? गाजा में फेमिन डिक्लेयर किया है। और इस हिसाब से देखा जाए तो गाजा फर्स्ट इन वेस्ट एशिया है, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 5 लाख लोग, 5 लाख पीपल कैटास्ट्रॉफिक हंगर का सामना कर रहे हैं। गाजा में यदि पॉपुलेशन देखा जाए तो 23 लाख पॉपुलेशन है, 23 लाख पॉपुलेशन। बट जिस हिसाब से इजराइल ने अटैक किया गाजा पे, तो इसमें लगभग 60 से लेकर 70 हजार लोग मारे गए हैं। और अधिकतर जो लोग हैं वो सिविलियंस है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। और लगभग 23 लाख पीपल में लगभग 60 से लेकर 70% लोग अपने जगह से डिस्प्लेस्ड हुए, अपने घर से डिस्प्लेस हुए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वेस्ट एशिया में, गाजा पट्टी में। तो यूनाइटेड नेशन एड चीफ ने कहा है कि ये फेमिन को रोका जा सकता था, ये फेमिन को रोका जा सकता था यदि यूनाइटेड नेशंस का जो रिलीफ फंड है वो टाइम पे पहुंच जाता। हो क्या रहा है यहाँ पे? हो रहा है कि जो इजराइल है उसने ब्लॉक कर दिया रास्ता को, और जो भी सामान है यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो पहुंच रहा है वो इजराइल के बॉर्डर में ही है, इजराइल अंदर जाने नहीं दे रहा है। इसलिए यूनाइटेड नेशन एड चीफ बोल रहे हैं कि ये फेमिन पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल था, इसको रोका जा सकता था। यदि फूड सही टाइम पे पहुंच जाता पैलेस्टीनियन टेरिटरी में, तो इस तरह का क्राइसिस सामना नहीं करना पड़ता गाजा को। और ये हुआ है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन बाय इजराइल। समझ गए? जाहिर सी बात है, इसमें इजराइल को आरोपी बनाया जा रहा है, तो इजराइल तो इस बात को मानेगा नहीं। तो इसलिए इजराइल ने कहा है कि नो, फेमिन नहीं हुआ है गाजा में। और ये जो रिपोर्ट आया है आईपीसी पैनल का, जो रिपोर्ट आया है, आईपीसी पैनल के बारे में थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। ये जो आईपीसी पैनल का जो रिपोर्ट आई है मैलाफाइड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हमास से मिले हुए हैं, और ये लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का रिपोर्ट दे रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि गाजा में फेमिन आया है। बट रियल सेंस में गाजा में फेमिन आया है जी। इजराइल है जो मान नहीं रहा इस बात को, और कभी मानेगा भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करेगा। क्योंकि यदि आज गाजा का स्थिति इतना बुरा हुआ है तो उसका एकमात्र कसूरवार है, वो है इजराइल। समझ गए? तो आईपीसी के हिसाब से आईपीसी का मतलब क्या होता है जी? इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव। और ये यूनाइटेड नेशंस का क्लासिफिकेशन है, और इससे तय होता है कि
किस तरह का क्राइसिस का सामना कर रहा है कंट्री सब किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो आईपीसी क्लासिफाइड बाय होम, क्लासिफाइड बाय यूनाइटेड नेशंस बॉडी, समझ गए। तो आईपीसी के हिसाब से देखा जाए तो बॉर्डर एरियाज में बहुत सारे फूड्स को पहुंचा दिया गया है, बट इजराइल के ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से वो फूड पैलेस्टीनियन टेरिटरी में नहीं पहुंच पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ का जो लोकल फूड सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है जी। 98% जो क्रॉप लैंड है गाजा स्ट्रिप में या तो वो डैमेज हो गया या फिर एसेसेबल नहीं है, या फिर दोनों ही हो सकता है। लाइफ स्टॉक जो एनिमल हस्बेंड्री वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है गाजा पट्टी का, और फिशिंग भी पूरी तरीके से बैंड हो गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी लैंड के लिए, समझ गए। तो आईपीसी का क्या कहना है, ये अलग बात है कि इजराइल नहीं मानेगा इस चीज़ को। सो आईपीसी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव। ये क्या है, कॉलिशन ऑफ मॉनिटर टास्क बाय द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन निकालती है और ये वार्न करने के लिए, ये बताने के लिए किस तरह का क्राइसिस से कंट्री लोग गुजर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर किस बेसिस पे गाजा पट्टी में, गाजा लैंड में फेमिन डिक्लेयर किया गया है। तो इसके पीछे 3 एलिमेंट्स, इसके पीछे हमें 3 एलिमेंट्स को समझना होगा जी। तो 3 एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 एलिमेंट्स देखा जाए तो एटलीस्ट 20% जो हाउस होल्ड है, यानी कि 5 में 1 आदमी वो एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड से गुजर रहा है, यानी कि उसके पास खाना ही नहीं है खाने के लिए। 5 आदमी में 1 आदमी यानी कि 20% जो हाउस होल्ड है वो एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज से गुजर रहा हो, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या है कि 1 in 3 चिल्ड्रन, यानी कि लगभग 33% जो चिल्ड्रन है 5 ईयर से बिलो वो एक्यूट माल नरिश्ड है। तो ये गाजा में देखा जा रहा है जी कि 3 में से 1 बच्चा को खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो क्या है, माल नरिश्ड हो गया, एक्यूट माल नरिश्ड हो गया। और तीसरा क्या है कि एटलीस्ट 10,000 में 2 बच्चे मारे, एटलीस्ट 10,000 में 2 लोग मारे जा रहे हैं, 10,000 में 2 लोग मारे जा रहे हैं एवरी डे, बिकॉज ऑफ या तो स्टार्वेशन के वजह से खाना नहीं मिल रहा है, या फिर माल नरिशमेंट के वजह से, या फिर उससे संबंधित डिजीज के वजह से। तो ये तीनों यदि कंडीशन मैच कर गया तो वो लैंड में फेमिन डिक्लेयर किया जाता है। और आईपीसी के हिसाब से यूनाइटेड नेशन का जो टास्क फोर्स है, आईपीसी के हिसाब से गाजा में ये 3 कंडीशन को देखते हुए फेमिन को डिक्लेयर किया गया है, समझ गए। तो इजराइल का जो ऑफेंसिव है, इजराइल जिस हिसाब से पैलेस्टीनियन को पकड़ पकड़ के मार रहा है, इससे लगभग 60 से 70 हजार पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। और अधिकतर क्या है इसमें, अधिकतर सिविलियंस है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि 23 लाख लोग रहते थे पैलेस्टीनियन पट्टी में, गाजा पट्टी में, और उसमें से 60 से लेकर 70% लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, और 60 से 70 हजार लोग मारे भी गए हैं। प्रॉब्लम यह है जी, समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड। तो बिल्कुल यदि कोई रिस्पॉन्सिबल है कंट्री, इतना बुरा स्थिति से गुजर रहा है गाजा स्ट्रिप, इतना बड़ा ह्यूमन त्रासदी है, मानवीय त्रासदी है, तो उसका एकमात्र रीजन है इजराइल। तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे वेस्ट एशिया में फेमिन तो कभी आया ही नहीं, बट गाजा पट्टी में फेमिन आया, ये अपने आप में बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस बात को भी कि इजराइल पहले से ही ब्लॉकेट लगा के रखा है फलस्तीन के ऊपर, फलस्तीन टेरिटरी के ऊपर। 2007 में ही इजराइल ने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था गुड्स मूवमेंट पे, यानी कि 2007 से ही स्टार्ट है ये। इजराइल ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जिसकी वजह से बहुत सारे गुड्स गाजा पट्टी में नहीं जा रहा था 2007 से ही। और उसके बाद जैसे ही अक्टूबर 7 2023 में और इस रिस्ट्रिक्शन को बढ़ा दिया, जैसे हमास का अटैक हुआ इजराइल पे, तो इसके वजह से और ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। कब, अक्टूबर 7 2023 को। और उसके बाद मार्च 2025 को जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नेतन्याहू, उन्होंने पूरी तरीके से सीज फायर को ब्रेक कर दिया, ख़त्म कर दिया, और 3 मंथ्स का ब्लॉकेट लगा दिया जी, 3 मंथ्स का ब्लॉकेट लगा दिया। और अब गाजा पट्टी में कोई भी गुड्स ठीक से एंटर नहीं कर पाता, समझ गए। और इससे पहले जिस हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्रिप में, तो यूनाइटेड नेशंस जाते थे वहाँ पे एड देने के लिए। अब ये लोग क्या किए, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिल के जो यूनाइटेड नेशंस फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो जाता था वहाँ के क्राइसिस को ठीक करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उसको भी रद्द कर दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया विथ गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बाय
इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो अमाउंट देंगे, ये जो फूड अमाउंट देंगे, बहुत ही कम दे रहे हैं। और देखिए इजराइल का ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि फूड कम से कम दिया जाए ताकि वहाँ पे भाग दौड़ का कंडीशन बने। जैसे भाग दौड़ का कंडीशन बनेगा तो इन लोगों को क्राउड कंट्रोल के नाम पे इन लोगों को और मार दिया जाएगा। सो ये इजराइल का सोचा समझा साजिश है। समझ गए? तो पहले यूनाइटेड नेशन लेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता था गाजा स्ट्रिप में, बट उसको रिप्लेस कर दिया गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बाय इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कुछ मंथ पहले कि हमें बहुत बड़ा वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट को क्रिएट करना है, रेवरेन को क्रिएट करना है वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट को। तो इससे ये दिखता है कि गाजा में जो जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उससे लोग बाकी कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो ब्लॉकेट जिस तरह इजराइल में है इसका डायरेक्ट है कि इस हिसाब से फूड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। अब फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पहुंच पा रहा। जब नहीं पहुंच पा रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग एक्यूट हंगर का सामना कर रहे हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरी, दैट इज गाजा स्ट्रिप में। अब यहाँ पे समझेंगे तो फूड सेंटर्स में ये लोग जो अब यूनाइटेड नेशंस वाला फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रिप्लेस कर दिया गया किससे? गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से। अब ये लोग जाके पहुंचाएंगे खाना और ये लोग लिमिटेड फूड पहुंचा रहे हैं। जब लिमिटेड फूड पहुंचा रहे हैं तो लोग सब तो भूखे हैं, तो जाहिर सी बात है रस होगा, हंग्री पैलेस्टीनियन रस करेंगे लिमिटेड फूड सेंटर्स के लिए। और ये लोग क्या करेंगे, इजरायली ट्रूप्स और जीएचएफ वॉलंटियर्स क्या करेंगे, क्राउड कंट्रोल के नाम पे लोगों को मारेंगे। और लगभग फूड सेंटर्स में 2025 से देखा जाए तो फूड सेंटर्स में जहाँ जहाँ बांटा जा रहा है फूड यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की तरफ से, वहाँ पे लगभग 1300 पैलेस्टीनियंस को मारा गया है। आंकड़ा इससे भी बड़ा है जी, बट ऑफिशियल आंकड़ा कहता है कि 1300 पैलेस्टीनियन लोगों को मारा गया है। सो ये बहुत ही ब्रूचुअल क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड बाय इजराइल। सो जिस हिसाब से ऐसे लग रहा है कि पूरी तरीके से पैलेस्टीनियन का पूरा सोसाइटी ही, पूरा लाइफ ही खत्म करने को इजराइल पड़ा हुआ है। तो इजराइल का जो जिस हिसाब से डिस्ट्रक्शन है पैलेस्टीनियन की तरफ, गाजा स्ट्रिप की तरफ, इससे लगता है कि वो पूरा जेनोसाइड करना चाहता है। समझ गए? 23 लाख पीपल में 23 लाख पीपल के साथ इतना कुछ हो रहा है, बट दुनिया सोया हुआ है, यूनाइटेड नेशन सोया हुआ है। और ऐसे भी हम लोग करंट अफेयर्स में देख ही रहे हैं कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है वो डिसफंक्शनल हो चुका है। जैसे WTO भी डिसफंक्शनल हो चुका है, यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से डिसफंक्शनल हो चुका है। और वर्ल्ड बिल्कुल इस तरह दुनिया को अलाउ नहीं करना चाहिए कि इजराइल रौंदे पकड़ के फलस्तीनियन को, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, नहीं तो पूरी तरीके से गाजा स्ट्रिप का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे और पूरी तरीके से रेस चेंज हो सकती है। ये चीज स्टॉप होना चाहिए। समझ गए? दिस इज द एसेंस ऑफ फर्स्ट एडिटोरियल। नाउ विल सी द सेकंड एडिटोरियल। Poorer and marginalized sections are only remaining in government school। ये बहुत विडंबना की बात है भारत में कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स में केवल गरीब घर के बच्चे लोग ही जा रहे हैं, मार्जिनाइज सेक्शन ही पीपल ही, मार्जिनाइज सेक्शंस सोसाइटी वाले लोग ही जा पा रहे हैं। वैसा क्या हुआ? 90 से पहले, 1990 से पहले, यानी कि LPG आने से पहले हमारा एजुकेशन भी ठीक था, हमारा हेल्थ सिस्टम भी ठीक था। और 1991 के बाद क्या हुआ? व्यवस्था चेंज हुआ। अभी प्राइवेट स्कूल सब बहुत ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो गया जी। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग कम पहुंच रहे हैं, और जो लोग पहुंच रहे हैं, जो विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, वो भी उसका भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर है। तो यहाँ पे हम लोग सरकार का आंकड़ा देखेंगे, डेटा देखेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सो पोरर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस आर ओनली रिमेनिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। यदि यूपीएससी का सिलेबस देखा जाए तो जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस से ये मैच करेगा। समझ गए? तो लेट्स बिगिन द एडिटोरियल। तो अभी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक सर्वे आया है, एक रिपोर्ट आया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये NSO है। और NSO ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया था, डेट इज कंप्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑन एजुकेशन। और इसके हिसाब से ये कहा गया, इसके हिसाब से ये बात को रखा गया कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो पूरी तरीके से फेल है जी। गवर्नमेंट स्कूल का जो काम करने का जो तौर तरीका पूरी तरीके से फेल हो गया। समझ गए? सर्वे में ये भी बोला गया कि
जो अटेंडेंस है गवर्नमेंट स्कूल में, चाहे रूरल एरियाज में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, दोनों में ही अटेंडेंस घटा है सिंस 2017 और 18, 2017 और 18 कंपेयर में 2025 में अटेंडेंस घटा है। लोग सब डेजर्ट हो रहे हैं, विद्यार्थी लोग हट रहे हैं, और वही विद्यार्थी अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में है जिसका बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, समझ गए। और इसमें बड़ी बात यह है कि इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में भी रूरल एरियाज में क्रेज घट रहा है। एग्जाम्पल 10% ड्रॉप हुआ है, 10% इसका ड्रॉप है। कहाँ पे जी? हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का, यानी कि जो बच्चे लोग अटेंड करते थे स्कूल में वो 68% अटेंड करते थे हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, बट 68% से घट के 58.9% हो गया। कहने का मतलब 2017 और 18 में हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे लोग 68% अटेंड करते थे, और 2025 आते आते ये संख्या 58.9% हो गया, यानी कि 10% का ड्रॉप, समझ गए। और जहाँ तक देखा जाए अर्बन एरियाज का, अर्बन एरियाज में देखा जाए तो ये जो ड्रॉप, ये तो आपका रूरल का हो गया। ये किसका हो गया? रूरल, ग्रामीण क्षेत्र का, रूरल एरियाज का। और यदि हम लोग अर्बन एरियाज का बात करें, शहरी क्षेत्र का बात करें, तो उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। पहले भी संख्या कम था, 38.9% था, घट के वो 36.4% हुआ। तो कहने का मतलब गांव देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में सेकेंडरी एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा घटा है, 10% से घटा है। बट शहर का बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन का, तो ये संख्या केवल 2-3% से घटा है। ठीक है, इसको और डिटेल्स में हम लोग समझेंगे विद डेटा। इस डेटा को समझने से हमें सब समझ में आ जाएगा कि आखिर किस तरह गवर्नमेंट स्कूल का क्रेज घट रहा है, क्रेज कम हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्राइमरी स्कूल यदि देखा जाए 2017 और 18 में, तो 73 लगभग 74% बच्चे लोग अटेंड करने के लिए जाते थे प्राइमरी स्कूल में। ओवर द पीरियड 7-8 साल में ये ड्रॉप होकर 66.5% हो गया। कितना? 66.5%। अच्छा खासा घटा है। 74 में, इसको रफली 74 मान लेते हैं हम लोग, तो 74 से घट के 66 हुआ है, समझ गए, लगभग 7-8% घटा है। मिडल स्कूल में देखेंगे तो 76 था पहले, 2017 और 18 में घट के 69 हुआ है, इसमें भी घटा है। सेकेंडरी देखा जाए तो 68 था तो 65 हुआ। और हायर सेकेंडरी देखा जाए तो पहले 68 था और घट के कितना हुआ? 58.9% हुआ है, जो यहाँ पे हम लोग बात किए हैं। 68 था, घट के 58.9% हुआ है 2025 में। तो ये तो हो गया आपका रूरल एरियाज का। अर्बन इंडिया का देखेंगे तो प्राइमरी में बच्चे लोग कितने जा रहे थे? लगभग 31%, घट के 27% के आसपास हुआ। मिडल में 30%, 38%, घट के 29 हुआ, इसमें काफ़ी घटा है। सेकेंडरी में देखा जाए तो 39%, घट के 35% के लगभग, 39 था, 39 से घट के 35% लगभग। और हाई सेकेंडरी में कितना? 38.9% से घट के 36.4%, यानी कि यहाँ पे 2-3% घटा है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी चर्चा किए हैं, दिस वन। चलिए, ये तो हो गया। एक साफ हमें ये यहाँ पे डेटा मिल रहा है कि प्राइमरी स्कूल में बहुत ज़्यादा ही घटा है, यानी कि गांव देहात में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी 74% से 66, 8% घटा है, समझ गए। और एक ये भी देख लेते हैं हम लोग कि रूरल एरियाज में बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए कितना पैसा लग रहा है? लगभग 2700 रुपया, लगभग 2600 से 2700 रुपया लग रहा है। वही अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने में कितना लग रहा है? लगभग 4000 के आसपास लग रहा है, समझ गए, लगभग 4000 के आसपास लग रहा है। बट जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चे लोग को रूरल एरियाज में 20,000 रुपया लग रहा है जी, 20,000। और अर्बन एरियाज में कितना है? लगभग 32,000 है। तो आप एक इमेजिन करिए सिचुएशन, यदि घर में 2 बच्चे हैं, घर में 2 बच्चे हैं, पैसा ठीक ठाक है तो चलो ठीक है, 2 विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, तो उसको ही पढ़ाने के लिए लगभग कितना लग रहा है? 40,000 लग रहा है, 20,000 प्लस 20,000। कैन यू थिंक सभी घर वाले लोग एफोर्ड कर पाएंगे? नो, जो मार्जिनलाइज्ड होंगे, जो गरीब घर के होंगे, वो एफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इससे और भी आपका आंकड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट में यदि टोटल कर लिया जाए, रूरल और अर्बन दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने में कितना लग रहा है? लगभग 2800 रुपये लग रहा है गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने में। और वही प्राइवेट स्कूल पढ़ाने में, नॉन गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने में 25,000 लग रहा है। और 95% जो बच्चे लोग का फीस है वो घर से ही आता है जी। प्राइमरी सोर्स क्या है? घर का ही, हाउस होल्ड इनकम, समझे। और ज़्यादातर जो पैसा लिया जा रहा है, इतना जो पैसा ऐंठा जा रहा है, वो सब कोर्स फीस से है। और प्राइवेट एजुकेशन का, प्राइवेट स्कूल का तो अपना ही पैतराबाजी है।
फॉर्म का अलग से पैसा लगेगा, हाँ बुक का अलग से पैसा लगेगा, भी एक बहुत बड़ा समस्या है जी। तो डू यू थिंक जहाँ पे इनकम इतना कम है तो नॉन गवर्नमेंट स्कूल में यानी कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोग को भेजा जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इससे डायरेक्ट सोशल इनइक्वलिटी क्रिएट होगा जी, समझ गए। हाँ, यहाँ पे देखते हैं तो ये साफ साफ हम लोगों ने देखा कि एक्सोडस हो रहा है जी, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे लोग प्राइवेट एजुकेशन में जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, ऐसा नहीं कि टीचर अच्छे नहीं है, टीचर बहुत बेहतरीन है, मेरिटोरियस टीचर है, ठीक है। कितना स्पेशली 2000 के बाद 6th और 7th पे कमीशन के हिसाब से बहुत सैलरी बढ़ा दिया गया। यदि पूरा हम लोग डेवलपिंग कंट्री में देखेंगे तो टीचर को बहुत अच्छा वेतन मिलता है, इंडिया में भी पूरा डेवलपिंग कंट्री का भी कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है टीचर को भी गवर्नमेंट स्कूल्स में। बट एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा, एब्सेंट बहुत हो रहा है जी। यदि इस आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए, एनएसओ का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो 25% एब्सेंटिज्म है, 25% एब्सेंटिज्म है टीचर का, और कई राज्य में तो 46% तक है जी। देखिए दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर मेरिटोरियस है, टीचर बहुत ही बेहतरीन है, बट वो लोग अकाउंटेबल नहीं है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब प्राइवेट में क्या दिक्कत है? प्राइवेट में टीचर मेरिटोरियस नहीं है, वो बहुत कम रकम में ही काम करने के लिए तैयार है, वो 20,000 30,000 में काम करने के लिए तैयार है, इनफैक्ट 15,000 में भी काम करने के लिए तैयार है, बट वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे मैनेजमेंट बेहतरीन है। इसी रीजन से प्राइवेट जो स्कूल है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, कोविड के बाद अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया गया गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाया गया, बट डिजिटल बोर्ड सब का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी तक यूज नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में जिस हिसाब से करना चाहिए था, समझ गए। तो यहाँ पे देखेंगे ये सर्वे में डायरेक्ट बोला जा रहा है कि जो पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, रूरल इंडिया में देखा जाए तो ये कितना 7 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में जितना कर रहे हैं उसके कंपेयर में प्राइवेट स्कूल में 7 टाइम्स ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, गांव देहात में, ग्रामीण इलाका में जो गरीब होंगे वो उतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे और वही लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में भेज रहे हैं, समझ गए। और दूसरी बात ये भी है कि 27% जो स्टूडेंट है वो प्राइवेट कोचिंग भी ले रहा है जी, प्राइवेट कोचिंग भी ले रहा है, समझ गए। यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए, 31% अर्बन एरियाज में और 25.5% रूरल एरियाज में। तो अब इसमें समझने वाली बात है कि प्राइवेट कोचिंग भी जा रहे थे, एक्स्ट्रा खर्च, तो पैसा आएगा कहाँ से? पोरर सेक्शन के पास पैसा आएगा कहाँ से? सवाल ये है, समझ गए। यस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। सो इस हिसाब से स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टैंडर्ड है घट रहा है, जाहिर सी बात है लोग सब प्रेफर करें कि प्राइवेट स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ेगा, करेक्ट। बेसिक प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट स्कूल का कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, टीचर लोग एब्सेंट कर रहे हैं, बच्चे लोग टाइम पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं उसका कोई तरीके से जायजा नहीं लिया जा रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। और बाद में क्या रहेगा, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज नहीं किया जा रहा है जी, बिल्कुल यूज नहीं किया जा रहा है, समझ गए। तो अभी लोगों का जिस हिसाब से प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है तो लोग भी प्रिफर करते हैं, हमारे इंडियंस भी, हमारे गांव देहात में भी हो चाहे शहर में भी, वो प्रिफर करते हैं कि इन लोग को अच्छे से सुपेरियर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए। बट जो गरीब घर के हैं उसका क्या होगा, सवाल ये है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स तो एक्स्ट्राक्टिव प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस करता है, टेक्स्ट बुक होगा अपना ही, यूनिफॉर्म अपना ही होगा, बहुत सारा चीज भी पैसा खींचता है जी, समझ गए। प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए जैसे बोला जा रहा है कि टीचर्स आर द वेल नोन, टीचर मेरिटोरियस, बहुत अच्छे से पे किया जा रहा है, बट सवाल है एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है जी। टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल्स का भारत में बेस्ट पेड है वो डेवलपिंग वर्ल्ड का, ठीक है। स्पेशली 2000 के बाद सिक्स्थ और 7th पे कमीशन के वजह से वेतन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, समझ गए। बट नेशन वाइड जब सर्वे करवाया गया एनएसओ का तो ये रिवील हुआ है कि टीचर का एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है, 25%, और कई राज्य में 46% तक है जी, समझ गए। एंड और भी प्रॉब्लम है कि यस, टीचर नॉट डूइंग देयर जॉब्स इन द हाई लेवल वैकेंसी, टीचर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और यहीं पे प्राइवेट स्कूल्स, भले ही टीचर कम मेरिटोरियस है, भले ही कम पढ़े लिखे हैं, भले ही सब स्टैंडर्ड टीचर है, और ये लोग काम कर रहे हैं, भले ही सैलरी कम है, भले ही पेंशन नहीं मिलता है, भले ही बेनिफिट नहीं मिलता है, बट
तो सब स्टैंडर्ड के जो टीचर है प्राइवेट स्कूल में वो ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बेहतरीन है प्राइवेट स्कूल। इसलिए माता पिता प्राइवेट स्कूल में भेजना चाह रहे हैं। यदि थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल को ठीक किया जाए, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा भारत में भी। एज यू कैन सी नाउ poorer and marginalized section of society are only the remaining in government schools। प्रॉब्लम ये है जी। तो इससे देखिए, एक तो सोशल इनइक्वलिटी की वजह से, गरीब होने की वजह से प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल भेज रहे हैं। अब वहाँ से बच्चा जो सीख के आ रहा है, ट्रेनिंग लेके आ रहा है, सीख रहा है, उसके वजह से भी तो अच्छा जॉब मिलने वाला नहीं, क्या कुछ सीखा ही नहीं है वहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है कि सोशल इनइक्वलिटी की वजह से कई लोग गवर्नमेंट स्कूल्स गए, बच्चे लोग गवर्नमेंट स्कूल गए, और यहाँ से जो सीख रहे हैं, जो आ रहे हैं, तो उससे फिर से सोशल इनइक्वलिटी क्रिएट हो रहा है। सोशल इनइक्वलिटी क्रिएट हो रहा है, समझ गए। तो ये अपने आप में एक विशियस साइकिल है, लोग इसी विशियस साइकिल में फंसे रह जाएंगे, समझे। तो वही लोग जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल जिसके पास अच्छा व्यवस्था है, और गवर्नमेंट स्कूल अब केवल मार्जिनलाइज सेक्शंस और पुअर के लिए रह गया जी। और अंडर परफॉर्मिंग जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इस हिसाब से, और ये बेटर पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उस लेवल पे स्किल नहीं दिया जा रहा है जिस लेवल पे देना चाहिए, ताकि अच्छे से स्किल डेवलप्ड हो और बाद में उस स्किल का टैप हो, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो ये लोग विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। तो बेटर पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा जो लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल से, और ये लोग मिनिमम वेज जॉब के ट्रैप में फंस जाएंगे। तो हमें सीखना चाहिए, हमें एशियन टाइगर्स के सक्सेस से सीखना चाहिए, हमें साउथ कोरिया से सीखना चाहिए, हमें जापान से सीखना चाहिए, हमें सिंगापुर से सीखना चाहिए, हमें चाइना से सीखना चाहिए कि स्टेट लेड एजुकेशन सिस्टम का विस्तार होना चाहिए और उसमें क्वालिटी होना चाहिए। सो ये जो एडिटोरियल है ये आई ओपनर है हमारे लिए। यस, गवर्नमेंट स्कूल्स को रिफॉर्म करने की, रिवैम करने की जरूरत है। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेकंड एडिटोरियल। नाउ विल सी द थर्ड एडिटोरियल ऑफ द डे। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया रिसेंटली, 3 जज बेंच का जजमेंट आया। इसमें यह कहा गया कि जो ABC रूल था डॉग्स के लिए, एंटी बर्थ कंट्रोल रूल्स, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छे तरीके से एज पर द सुप्रीम कोर्ट बेंच। 3 जज के बेंच बैठे थे और उन्होंने फैसला लिया, और इससे एक बात तो स्पष्ट हुआ कि जो ABC रूल जो भारत सरकार 2023 में लेके आई थी, 2023 में लेके आई थी, वो कंप्लीट फेलियर है जी। उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ABC रूल को। यदि ठीक से कंट्रोल किया जाता तो स्ट्रे डॉग का जो मेनांस था, जो प्रॉब्लम्स था, अभी तक वो ठीक हो जाता, और ठीक नहीं हुआ है। विल सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट डायनामिक टॉपिक। UPSC का सिलेबस देखे तो GS पेपर 2 सोशल एंड जस्टिस से बिलोंग करेगा ये टॉपिक। नाउ विल सी द रिसेंट 3 जज बेंचेस ऑर्डर ऑन स्ट्रे डॉग्स। तो 3 जज बेंच का क्या फैसला आया है स्ट्रीट डॉग्स के बारे में। ऑर्डर, इससे पहले 2 जज बेंच बैठे थे, ठीक है। तो फिर उनके ऑर्डर को ये सरपास करके 3 जज बेंच ने ये फैसला दिया है, यस, हमें बैलेंस करना होगा, हमें एनिमल वेलफेयर लॉज और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न दोनों को ही बैलेंस करके जजमेंट देना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी ऐसा ही है, समझ गए। इसको कहा गया कि यस, डॉग को स्टरलाइज करने की जरूरत है, डॉग को न्यूटर करने की जरूरत है। स्ट्रीट डॉग उसको कैच करो, उसको ले जाओ, उसको न्यूटर करो। न्यूटर का मतलब उसको स्टरलाइज करो ताकि उसका बर्थ कंट्रोल हो सके, वो जन्म ना दे, रिप्रोडक्शन ना कर सके। उसके बाद उसको वैक्सीनेट करो, और फिर से जहाँ से लिए थे, जहाँ से पिकअप किए थे, उसको फिर वहीं पे जाकर छोड़ो। और कई डॉग्स यदि एग्रेसिव है तो उसको अलग से आइसोलेटेड में रखो। और समझ गए। तो डॉग ने ये कहा कि यस, स्टरलाइज और वैक्सीनेट डॉग्स उसी को रिलीज करो, वहीं से रिलीज करो जहाँ से उसको कलेक्ट किए थे, समझ गए। और जिसमें बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव है उसको अलग से सेपरेट करके रख दो, समझ गए, उसको सेपरेट करके रख लो। और ये जो प्रॉब्लम है स्टबन प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग का प्रॉब्लम अभी से नहीं है जी, बहुत दिन से। और केवल इंडिया में एक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, सभी स्टेट का, सभी यूटीज का प्रॉब्लम है स्ट्रीट डॉग्स। कोर्ट ने ये भी कहा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी से कहा था। अच्छा, ये फैसला जो इससे पहले जो फैसला हुआ था वो यूनियन टेरिटरी दिल्ली के लिए हुआ था। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला पूरा भारत पे लागू किया है, सभी स्टेट और सभी यूटीज के ऊपर। तो इस कोर्ट ने इस बार कहा है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी अपना पूरा रिसोर्सेज का पिक्चर हमें दे। कितना नंबर ऑफ डॉग पाउंड्स है, डॉग पाउंड्स का मतलब जहाँ पे डॉग्स को रखा जाएगा, कितना नंबर ऑफ डॉग पाउंड्स है, कितने वेटनरीज, कितने डॉक्टर्स सब है डॉग से रिलेटेड, कितने डॉग कैचिंग पर्सनल्स, कितने केजेस और व्हीकल्स,
एबीसी रूल्स को कंप्लाइन करने के लिए, तो ये सभी चीज़ मांगा है और ये बेस्ट तरीका है। क्यों? खाली रूल्स बनाने से नहीं होगा, रूल्स के लिए क्या रिसोर्सेस है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यदि रिसोर्सेस कम है तो कैसे रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया जाए, ये होना चाहिए। बिल्कुल इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है एकदम सटीक है, एकदम सही है। कोर्ट ने एक्सपांड किया कि ये मैटर बिल्कुल अब ये जो है केवल दिल्ली तक ही नहीं सीमित रहेगा, पूरा स्टेट्स और यूटीज पे लागू होगा। और यदि हम आर्टिकल 243W देखें, इसके हिसाब से म्यूनिसिपैलिटी को पूरा जिम्मेदारी है, उसको पूरा मैंडेट है कि वो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को मैनेज करे, कंट्रोल करे। और इसलिए म्यूनिसिपैलिटी क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एबीसी प्रोग्राम का, ताकि स्ट्रिक्ट डॉग का जो मेनांस है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहला सवाल होगा कि एबीसी रूल क्या है। तो एबीसी रूल जैसे कि मैंने कहा, ये रूल्स 2023 में फ्रेम हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था ताकि डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट किया जा सके। और ये जो रूल्स बनाया गया था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, तो 1960 का ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, उसके तहत इस रूल्स को फ्रेम किया गया। और ये जो रूल्स है ये पूरी तरीके से अलाइंड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इस स्टैंडर्ड से। इसमें बात यही है कि डॉग से एनिमल्स मारा नहीं जा सकता है जी, मारा नहीं जा सकता। क्या करना है? कैप्चर करो, उसको न्यूटर करो, स्टरलाइज करो ताकि बर्थ फिर से ना दे सके, उसको वैक्सीनेट करो ठीक से वैक्सीन, और फिर उसी जगह पे रिलीज कर दो। दैट इज द मोटो ऑफ एबीसी, और जो कि पूरी तरीके से अलाइन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ स्टैंडर्ड ऑल्सो। समझ गए? इस रूल के हिसाब से, एबीसी रूल के हिसाब से लोकल बॉडी को जिम्मेदारी दिया गया कि उसको स्टरलाइजेशन करना है, वैक्सीनेट करना है स्ट्रीट डॉग को, और साथ साथ में जो अदर स्टेक होल्डर होंगे, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें सहयोग करेंगे। समझ गए ना? तो इशू ऑफ स्ट्रीट डॉग जो है ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है, और जिसमें जो मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है लोकल बॉडीज। समझ गए? दैट इज म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसमें हम लोग आंकड़ा देख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे जुलाई 2021 का, ठीक है, वन ईयर का, तो एंटी रेबीज वैक्सीन कितना बिका है भारत में? 257 करोड़। यदि अभी का रिसेंट आंकड़ा ले जुलाई 2024 का, एक साल का, 243 करोड़ का केवल एंटी रेबीज वैक्सीन बिका है, 243 करोड़ का। बहुत बड़ा आंकड़ा है। यदि हम डोज का बात करें, 69 लाख, 6.97 मतलब 69, ये लगभग 70 लाख डोसेस बिके हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी 2025 में ही रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी किया ताकि स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग को न्यूटर किया जा सके, डॉग को न्यूट्रलाइज किया जा सके फॉर द पॉपुलेशन मैनेजमेंट। यानी कि डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कैप्चर ठीक है, अपनी जगह सही है, बट स्टेरिलाइजेशन करना जरूरी है। क्यों? कि बर्थ कंट्रोल करना जरूरी है इन लोग का, ठीक है। और इस एडवाइजरी में अर्बन लोकल बॉडीज को भी ये कहा गया, यस आप एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट्स को इस्टेब्लिश करिए और कम से कम 70% स्ट्रे डॉग्स को कवर करिए। 70% डॉग्स को आपको क्या करना है? स्टेरिलाइज करना और वैक्सीनेट करना है। साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम NRCP के अंदर ये भी अच्छे से नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड एलिमिनेशंस इसको लॉन्च किए थे 2021 में। तो चलिए ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज को जिम्मेदारी दे दिया गया। साथ साथ भारत सरकार है वो स्वयं भी रेबीज को कंट्रोल करना चाहता है। अंडर विच प्रोग्राम? अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन। ठीक है, कब? 2021 में ही लॉन्च किया है। कहने का मतलब स्टेट तो शामिल है ही, सेंटर भी शामिल है। सेंटर भी क्या कर रही है? रेबीज को कंट्रोल करना चाहती है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि रेबीज कितना बड़ा केस है भारत में। देखिए, डॉग बाइट्स का केस देखा जाए तो रिसेंट देखते हैं 2024 में 3.72 मिलियन यानी 37 लाख 37 लाख डॉग बाइट्स हुआ है। कब? 2024 में। और ये हैरान करने वाला आंकड़ा है कि जिससे 54 ही रेबीज से मौत हुआ है। कई लोग बोल रहे हैं कि जो 54 का आंकड़ा है ये अंडर रिपोर्टेड है, इससे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होना चाहिए। बट खैर, इससे हमें पता चलता है कि स्थिति कितना गंभीर है। 37 लाख 2024 में बाइट हुआ है, डॉग बाइट हुआ है एक ईयर में, 1 ईयर में। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। सो मोर ऑन स्ट्रे डॉग्स मैनेजमेंट एज पर रूल्स। सो 2023 के हिसाब से, जो रूल्स के हिसाब से
फीडिंग कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी फीडिंग ऑफ एनिमल कम्युनिटी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एनिमल्स को खिलाने का जिम्मेदारी किसको है? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को और लोकल बॉडीज को। समझ गए? यानी कि खाना देने का जो जिम्मेदारी है, फीडिंग करने का जिम्मेदारी एनिमल्स का, इसके ऊपर है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन और लोकल बॉडीज के ऊपर। समझ गए? अलॉन्ग विथ एनिमल वेलफेयर कमिटीज ऑल्सो। और एट द सेम टाइम जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, इसका भी काम क्या है कि 5 साल में सर्वे करे। ठीक है, लाइफ स्टॉक का सर्वे होगा ही, गोट का सर्वे होगा, बुफेलो का सर्वे होगा, काऊ का सर्वे होगा। एट द सेम टाइम डॉग का भी सर्वे होना चाहिए, स्ट्रे डॉग का भी सर्वे होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ये तो सर्वे करेगी ही करेगी 5 साल में। एट द सेम टाइम म्यूनिसिपैलिटी भी अपना ओन सेंसस को कैरी करेगी एनुअली। म्यूनिसिपैलिटी भी हर एक साल अपना एनुअल सर्वे करेगी। ये अलग सर्वे रहेगा, ये अलग सर्वे रहेगा, और 2 सर्वे हो तो बेटर है डेटा को मैच करना भी। समझ गए? तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के हिसाब से देखा जाए 2024 में लगभग 37 लाख डॉग बाइट हुआ है, और जिसमें गौर करने वाली बात है केवल 54 ही लोग का मौत हुआ है रेबीज की वजह से। तो कई लोग कह रहे हैं कि 54 जो आंकड़ा दिया गया है अंडर रिपोर्टेड आंकड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। सो देयर इज अ टोटल फेलियर, यानी कि एबीसी रूल तो आ गया था 2023 में ही, उसके बाद 2024 में हमें 37 लाख डॉग बाइट्स देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो एबीसी रूल पूरी तरीके से फेल कर गया, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना ये सही संकेत है। बट डॉग को कंट्रोल करना सिंगल अप्रोच नहीं हो सकता, इसमें हम लोग का भी गलती है। हम लोग का क्या गलती है कि देखिए, अनमैनेज सॉलिड वेस्ट यदि सड़क पे फेंका रहेगा तो लोग, डॉग्स तो जाएंगे खाने के लिए, तो इस पे भी कंट्रोल करना होगा। स्वच्छ भारत मिशन को ठीक से इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है। समझ गए? तो इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है, यानी कि वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम रोड को क्या करें, स्वच्छ रखें। एट द सेम टाइम रिसोर्सेज नहीं, एबीसी रूल बना दिए, रिसोर्सेज नहीं है, और भारत में म्यूनिसिपैलिटी के पास उतना रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो डॉग पॉन्ड्स को क्रिएट करे, वैक्सीनेट करे, केज करे, उसके बाद फिर व्हीकल्स लाए। वेरी डिफिकल्ट, यानी कि नंबर ऑफ पॉन्ड्स, डॉग पॉन्ड्स, वेटरनरियंस, डॉग कैचिंग पर्सनल्स, जो एबीसी रूल के हिसाब से क्या इतना रिसोर्सेस है भारत में? म्यूनिसिपैलिटी के पास ये रिसोर्सेस है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी लैक ऑफ रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बहुत बढ़िया किया है इस बार की आदेश में, ऑर्डर में ये बोला है कि क्या क्या रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस का जानकारी दीजिए। इज वेरी गुड। और दूसरी बात ये है, होल्स तो है, प्लग यानी कि प्रॉब्लम्स तो है, ठीक है, हमें रियलिस्टिक सोल्यूशन चाहिए। हमें खाली एबीसी रूल बना देने से नहीं चलेगा जी। लोकल बॉडीज को क्लियर आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस है, और अब चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा कितना हमारे पास डॉग पॉन्ड्स है, कितने हमारे पास वेटरनरीज है, कितने हमारे पास डॉग कैचिंग पर्सनल्स है। तो एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए, तब जाके हम लोग अप्रोच, सही अप्रोच से आगे बढ़ पाएंगे, स्ट्रीट डॉग का जो मेनांस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। बात समझे? और हाँ, इसमें वास्ट कम्युनिटी को भी, बाकी लोग को भी जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है कि अकेला सरकार से नहीं होगा, म्यूनिसिपैलिटी से नहीं होगा, इसमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। तो यस, आई हैव कंप्लीटेड 3 एडिटोरियल्स। एडिटोरियल कैसा लगा आपको? फीडबैक देना है तो फीडबैक दे सकते हैं। ये प्योरली यूपीएससी का एडिटोरियल्स था। यूपीएससी बच्चे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, छोटा नोट्स तैयार भी कर सकते हैं, और कई बच्चे लोग जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। इससे जो नॉलेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बढ़ेगा, ग्रो होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।